तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 9 का है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक बार देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक यानी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। क्योंकि जो याद करने से याद नहीं होता, वो एक बार अच्छे से देखने और समझने से याद हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या करिए, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन उसका बहुत पहले मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो को एंड में मिल जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन 2022 का, ठीक है, पेपर 3 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एमसीक्यू टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इससे कोई बात नहीं, इसके बाद चलते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो इधर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहला हमारा कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई यानी लीरबे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से बता देते हैं कि लीरबे लीरबे फ्रांस की क्या है, एक मुद्रा है। ठीक है। उसे ही बोलते हैं लिरबे। तो यहाँ फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिरबे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, यानी जो फ्रांस की मुद्रा है लिरबे, उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। 1794 ईस्वी में फ्रांस की मुद्रा की इकाई यानी लिरबे को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फ्रांसीसी करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। ठीक है। हाँ, बोल रहा था फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो ऑप्शन हमारा जा रहा है बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, इनमें से सभी। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन थे, किसान, पादरी, वकील या अमीर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वकील। ठीक है। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग क्या थे, किसान थे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोला 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की। ठीक है। हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज इन 1748। ठीक है। तो यहाँ में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है रूसो, मार्क्स, मोंतेस्क्यू, मिराबियो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोंतेस्क्यू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोला जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है ऑप्शन हमारा सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सम्राट की शक्तियों को सीमित सीमित करना। ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दास प्रथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी या राष्ट्रवादी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, उदारवादी। ठीक है। उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट एवन, कार्ल मार्क्स या नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी, रूसी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रूसी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है मार्क्स के विचारों को मानने वाली समाजवादियों ने
1898 में किस पार्टी का गठन किया? समाज तो ऑप्शन हमारा पहला समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, या रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, या लेबर पार्टी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गए। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? कौन कौन देश थे? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क। तो ऑप्शन तीसरा फ्रांस, हॉलैंड व बुल्गारिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड व आइसलैंड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। ठीक है, 12 देखते हैं कि पूर्व देशांतर रेखा जो भारत के मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, वो भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा भारत के किस राज्य और शहर से गुजरती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि झारखंड के रांची में कौन सा रेखा गुजरता है? तो यहाँ पे कर्क रेखा गुजरता है। और मानक याम्योत्तर रेखा गुजरता है किससे? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ठीक है, झारखंड में हमारा कर्क रेखा झारखंड के रांची शहर से कर्क रेखा को गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी होती है? तो उससे उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर ही है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारा हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या नेपाल हिमालय। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम हैं? जातियों के, या शहरों के, सेलों के, या पहाड़ियों के? यहाँ पे पूछ रहा है कि पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? जाति का नाम है, या शहर का नाम है, या सेलों का नाम है, या पहाड़ियों का नाम है? तो पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ियों का नाम है। ठीक है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर किसका नाम है? पहाड़ियों का नाम है, यानी हिल्स का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो सिंधु, सतलुज और तीस्ता, सिंधु, ब्यास और झेलम, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु रावी और चेनाब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन हमारा समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध यानी मृदा में संपूर्ण मृदा का आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, मतलब पानी का जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है, अनुकूल जलवायु, वहाँ के जो जिस प्रकार का खेती होता है उसके हित का जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो इन क्या हो जाता है इसका आंसर? इनमें से सभी कारणों से हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो भारत, तिब्बत, नेपाल, या भूटान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हमारा हो जाएगा बी, तिब्बत। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको लग रहा होगा भारत, लेकिन यहाँ पे इसका भारत आंसर नहीं होगा, इसमें होगा तिब्बत। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के समय। आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार केयरफुली से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हमारा बोल रहा है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो ऑप्शन हमारा पहला किशन गंगा, सिंधु, कुर्रम, काबू। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। ठीक है, सिंधु, ये सिंधु नदी पाकिस्तान से भी गुजरा है। ठीक है, सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा,
कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? डल, वुलर, सांबर, चिल्का। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डल झील। ठीक है, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? डल। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? ठीक है, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, इनमें से सभी। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। झीलों का निर्माण करने से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, आसपास का क्षेत्र का जो जलवायु है वह शुद्ध वातावरण में रहता है, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है और वहाँ पे के लोग घूमने भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका लाभ है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोल रहा है, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन जो जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसी में शासक का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। जो भारत में भी कौन सा शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ठीक है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? तो ऑप्शन हमारा आसिफ अली जरदारी, राफिक तारड़ या परवेज मुशर्रफ, वसीम सज्जाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवेज मुशर्रफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? विपक्ष में दिया हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विपक्ष दिया हुआ। ठीक है, आपको पक्ष में नहीं देना, इसका विपक्ष में देना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। ठीक है, तो ये तो इसका पक्ष हो जाएगा। ठीक है, पक्ष में इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। और इसमें देखिए तीसरा में, इसमें लोकप्रिय एवं स्थायी शासन पाया जाता है। हाँ, इसमें लोकप्रिय एवं स्थायी शासन पाया जाता है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। हाँ, तो इसमें लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है, लोकतंत्र के किसी समस्या के समाधान में अधिक किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, विपक्षी दल यानी विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो यहाँ पे पहला हमारा लोगों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकार को लोगों से छीन लेना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ये सबसे आम रूप है। ठीक है, आज की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? ठीक है, तो वो कौन से द्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन हमारा मैरियन द्वीप, डायर द्वीप, माल गास द्वीप, तो और रोबेन द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोबेन द्वीप। ठीक है, तो देखते हैं को हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो ऑप्शन हमारा, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहाँ की सरकार ने यही सब नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 30 कि लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा का, संविधान का, युद्ध का या अकाल का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का। ठीक है, लोकतंत्र शासन वाले देशों में संविधान का होना जरूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 बोल रहा है। ठीक है, 31, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभाजिका झेली थी? ऑन व्हाट बेसिस हैज इंडिया फेस्ड द थ्रेट ऑफ पार्टीशन? तो ठीक, यहाँ पर ऑप्शन हमारा धर्म, जाति, भाषा, भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म के आधार पर भारत देश ने में हुए बंटवारे की विभाजिका झेली थी। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है?
संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ये तो सही है, ये करता है। ये भी करता है। लो सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, ये भी करता है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये भी करता है। या इनमें हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का इनमें से सभी, 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33, पालमपुर के निकटतम बड़े गाँव का नाम क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताऊँगा नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो पालमपुर का है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको इस वाले चैप्टर को पूरे अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। इसको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना कि क्या होगा, ठीक है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की 34 की ओर, ठीक है। भूमि को मापने की मानक इकाई, एक सेकेंड, हाँ, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर या मिलीमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टेयर में हम लोग भूमि मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोल रहा है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन या दूध पालन? तो भारत के गांव में आप अधिकतर जाओगे तो वहाँ को पर देखेंगे कि लोग क्या कर रहे, खेती कर रहे, किसानी कर रहे, यही सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 नंबर का खेती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा बोल रहा है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ठीक है। तो ये प्राथमिक द्वितीयक क्रियाएं भी, ठीक है, द्वितीयक क्रियाएं के भी अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्रक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ गैर कृषि क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं या संयुक्त क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। ये कृषि नहीं है तो गैर कृषि क्रियाएं हैं। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसान, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आते हैं किसमें? प्राथमिक में, ठीक है। द्वितीयक में लघु विनिर्माण, परिवहन यानी सेवा क्षेत्र को, इसको विनिर्माण, ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा सबसे, मतलब आर्थिक विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव पूंजी या भौतिक पूंजी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय पूंजी, यानी मानव सबसे बड़ा पूंजी है, ठीक है, इस आर्थिक विकास के लिए दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या इनमें से सभी? देखिए, अगर लोगों का स्वास्थ्य, साक्षर दर यानी पढ़ा लिखा हुआ आदमी, ये तो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है, ये भी बढ़ाएगा। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो भी अच्छा बढ़ाएगा। कौशल निर्माण यानी अच्छा कोई विकास होगा किसी चीज़ का, कौशल निर्माण या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों में परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है? भूमि, आय, श्रम या संपत्ति का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब लास्ट क्वेश्चन यही हमारा। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा है निरक्षर और अस्वस्थ, यानी निरक्षर यानी हो गया हमारा मतलब बिना पढ़ा हुआ लिखा आदमी, और अस्वस्थ यानी जो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या होगा? मतलब अर्थव्यवस्था पर वो क्या करेगा? बोझ करेगा, ठीक है। यदि देखिए, यदि आपके घर में चार आदमी, ठीक है, चार आदमी में एक आदमी पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वह उसका स्वास्थ्य भी खराब है, तो वो क्या क्या करेगा? आपके पैसा ज़्यादा उसी में इन्वेस्ट होगा, उसका दवाई उवाई खर्चा होगा, तो अस्वस्थ वो अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? बोझ होगा। साक्षर और स्वस्थ पर बोझ होती है, ये तो नहीं होता है, क्योंकि साक्षर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ये तो बोझ नहीं होगा, ठीक है। कौशल निर्माण, ये भी बोझ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको इसको पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।